Assalamualaikum, hope you guys are doing very well। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट के लेक्चर के साथ। तो अगर हमें हार्ट को कम्प्लीटली स्टडी करना है, हार्ट की पैथोलॉजीज़ और उसकी जो मैनेजमेंट है या फिर हमने जो है वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें हार्ट का पता होना चाहिए, हार्ट की एनाटमी क्या है। तो उसके बाद ही हम जो है वो उसकी पैथोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट इज इन्वर्टेड कोन शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड ऑब्लिकली इनसाइड द पेरिकार्डियल सेक एंड विद इन द मीडियास्टिनम। हार्ट जो है वो इन्वर्टेड होता है, लाइक अपसाइड डाउन उसकी प्लेसमेंट होती है, और कोन शेप्ड होता है ऑर्गन जो कि ऑब्लिकली प्लेस किया हुआ होता है। लाइक एक तो सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चीज़ इस तरह की होती है, दूसरी इस तरह से ऑब्लिकली प्लेस की हुई होती है। तो हार्ट भी ऑब्लिकली प्लेस्ड हुआ होता है पेरिकार्डियल सेक के अंदर, जो कि हार्ट की सराउंडिंग्स होती हैं, हार्ट को सराउंड करके रखती हैं, ताकि हमारे पास जो उसकी फ्लूइड प्रोडक्शन है वो भी लिमिटेड हो और हमारी जो है वो हार्ट को प्रोटेक्शन भी मिल सके। और इसके अलावा जो है हमें हार्ट की अटैचमेंट भी चाहिए होती है, वो डायफ्राम एंड द चेस्ट वॉल। तो इसीलिए पेरिकार्डियल सेक के अंदर हार्ट जो है वो इनक्लोज होता है विद इन द मीडियास्टिनम एंड साइड द मतलब पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, मीडियास्टिनम। ठीक है, स्लाइटली लार्जर देन द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। हमारी जो क्लोज फिस्ट है उससे थोड़ा सा जो है वो लार्जर साइज़ का होता है हमारा हार्ट, थोड़ा सा लार्जर साइज़ का। ठीक है, वो 2/3 ऑफ इट्स मास एक्सटेंडेड लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ठीक है, हमारे पास हार्ट का जो साइज़ होता है 3 होता है, लाइक 1/3 होता है, सही, 1/3, 2/3 और 3/3 जो भी है, जिसमें से हमारे पास जो है वो 2/3 हमारा जो पार्ट है, 2/3 पार्ट वो हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द मिड लाइन से सिचुएटेड है। लाइक हमारी जो ये स्टर्नम है, ठीक है, सपोज कर लें ये हमारे पास स्टर्नम है, तो स्टर्नम हमारी इस तरह से स्टर्नम जा रही है, गॉट इट। स्टर्नम से ये जो 2/3 पार्ट है, ये 2/3 रीजन ऑफ द हार्ट है, ये हमारा लेटरली जो है वो जा रहा होता है मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया दैट रिसीव्स फ्रॉम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल दैट पंप्स द ब्लड। ठीक है, लेफ्ट और राइट एट्रिया जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं, देन वी हैव लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो कि ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल डिफाइंस द एपेक्स। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो टिप है, लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू गाइस, प्लीज अवॉइड द नोजेस बिहाइंड। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हार्ट है इन्वर्टेड। हमने जैसे बताया एक पिरामिड होता है, वो होता है हमारे पास पिरामिड या कोन शेप कह लो, इस तरह की होती है। ठीक है, इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन जब हम हार्ट की बात करते हैं तो वो इन्वर्टेड है। इसका मतलब उसकी जो एपेक्स है वो डाउन है और उसका जो बेस है वो अप है। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की जो टिप है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास इस तरह के 4 चैम्बर्स आ गए, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ये जो टिप है, ये हमारे पास एपिक्स होती है। ठीक है, इसको हम एपिक्स कह रहे होते हैं। और जो हमारे पास है बेस की अगर हम बात करें, मतलब जो एपिक्स है हमारा, हार्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है एंटीरियरली टू द लेफ्ट एट 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, हमारे पास जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है, उसकी जो है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पर बिल्कुल इंटीरियरली हमें जो है वो एपिक्स मिल रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। ठीक है, जो हमारा PMI है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, वो लोकेटेड होता है एट दी एपिक्स पर। सबसे ज़्यादा जो हमें बीट मिल रही है, तो हमारा जो बीट है एपिक्स बीट, वो हमारा टिप पर जो है वो बेस करता है। ठीक है, और सम इंडिविजुअल जो है वो हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं हमारी एपिक स्पीड को, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि लीन बॉडी हो गई जिनकी, उनकी जो है वो विजुअलाइज भी कभी कभार हो जाती है। ठीक है, तो एपिक्स ऑफ द हार्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसे करके फॉरवर्डली जाता है, स्ट्राइक करता है
चेस्ट वॉल के साथ। अब जो बेस ऑफ द हार्ट की बात करें, बेस, दिस इज़ द बेस, ठीक है। तो बेस ऑफ द हार्ट जो है वो 2 एट्रिया पर कंसिस्टेड होती है एंड इज़ डायरेक्टेड पोस्टीरियर सुपीरियरली। जो एपिक्स है वो हमारे पास डायरेक्टेड होती है एंटीरो इन्फीरियरली। एंटीरियरली होता है लेकिन इन्फीरियरली होता है। लेकिन बेस की बात करें तो ये हमारे पास सुपीरियरली, जैसे कि ये सुपीरियर रीजन है, सुपीरियरली होता है लेकिन पोस्टीरियरली जा रहा होता है, फेस कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एडिशनली बात करें तो हार्ट जो है वो रोटेटेड होता है ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जैसे कि राइट वेंट्रिकल इज एन एंटीरियर स्ट्रक्चर एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द इंटरनल सरफेस ऑफ द एंटीरियर थोरेसिक वॉल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जो है वो एक एंटीरियर स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर थोरेसिक वॉल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिचुएटेड होता है और वो डायफ्राम के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बिलो हमारा जो हार्ट हमारे पास डायफ्राम होता है। देन वी हैव डायफ्रागमेटिक पोर्शन। अगर बात करें तो डायफ्रागमेटिक पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंफीरियर वॉल एंड इज कॉमन साइट फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब डायफ्रागमेटिक पोर्शन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको हम इंफीरियर वॉल कह रहे हैं, जहाँ मतलब अगर हम कहें कि हार्ट जो है वो इंफीरियरली सपोर्टेड अगर है तो वो हमारे पास डायफ्राम के साथ है, उसको इसीलिए हमने इंफीरियर वॉल कहा है। और कॉमन साइट फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, या इंफीरियर वॉल। क्लिनिकल कोरिलेट की बात करें, हार्ट जब वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है या डायलेट हो जाती है, हाइपरट्रोफाइड क्या हो जाता है, मसल बल्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मसल मास हार्ट का। डायलेट, हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है तो वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स है वो हमें लेटरली डिस्प्लेस मिलेगी। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर अगर किसी तरह की पैथोलॉजी आ जाती है, मोस्टली हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है वो हमारी जो PMI थी, जो एपिक स्पीड हमें यहाँ पर मिल रही थी लेफ्ट वेंट्रिकल पर, वो शिफ्ट हो जाती है लेटरली, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं क्योंकि इंक्रीज़ इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल मास, क्योंकि हाइपरट्रोफाइड का मतलब ही होता है कि मसल बल्क, मसल मास इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है वो कॉज बाय इंक्रीज सिस्टोलिक डिमांड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट की हाइपरट्रोफी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है ऑन द हार्ट सेकेंडरी टू हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ग्रेड वेसल्स जो है वो एंटर कर रही होती हैं और एग्जिट कर रही होती हैं सुपीरियरली ओरिएंटेड बेस ऑफ द हार्ट से, ठीक है। तो ग्रोथ स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, हमारे पास 1 2 3 4, 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स, 4 चैम्बर हो गए, 4 कार्डियक वॉल्व हो गए, ठीक है। एंड द वेजल्स ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन भी हमारे पास बेस ऑफ द एपिक्स से सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द बेस ऑफ द एपिक्स, बेस ऑफ द हार्ट, the right side of the heart pumps oxygen poor blood from the cells of the body back to the lungs for gaseous exchange, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करें तो राइट एट्रिया की बात हो रही है और राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और उसको पंप कर देता है लंग्स के अंदर, सो दैट हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, ठीक है। हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो लंग्स का जो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करता है लंग्स में, ताकि हमारे पास वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होके लेफ़्ट साइड के थ्रू जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में सप्लाई हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास जो है जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारा लंग की तरफ जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, ठीक है। देयर इज़ एन एक्सेप्शन इन द बॉडी कि वेन में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आर्टरी में जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। देन हम बात करते हैं फिज़िकल थेरेपिस्ट को जो है वो हमें मसल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हार्ट की पैथोलॉजीज़ के बारे में या नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होगा तो हमें पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। या नॉर्मल फिजियोलॉजी हम नहीं पता होगी तो पैथोलॉजी जो पैथोफिजियोलॉजी जो डेवलप हो रही है वो हमें पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो फाइब्रस स्केलेटन की बात करते हैं, मज़ीद हम इसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। फाइबर स्केलेटन की बात करें तो कार्डियक स्केलेटन होता है जो कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एनुलस फाइबर्स कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर जो है वो हार्ट का प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ पर फर्म एंकर हमें मिल सके टू विच द मसल्स एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर अटैच्ड।
मसल्स और हार्ट वॉल्स को जो है वो एंकर करने के लिए हमारे पास जो है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम एन्युलस फाइब्रस कहते हैं। एन्युलस फाइब्रस जो है वो टफ फाइब्रस रिंग से कंसिस्टेड होता है ताकि वो सराउंड कर सके एवी वॉल्स को। एंड ओरिजिन ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी स्ट्रंक की भी यहीं से हो रही होती है, एवी वॉल्स के थ्रू। The fibrous ring acts as an electrical insulator between the atria and ventricles to ensure impulses move only through the AV node and the bundle of His. Sometimes क्या होता है कि premature contractions जो है वो हार्ट में अकर होना शुरू हो जाती हैं। That premature contractions जो है वो एयर देते हैं। हमारे पास क्या होती है, पुअर मतलब एबनॉर्मल कंडक्शन की वजह से होती है। एक टॉपिक फोकाई जो है वो डेवलप हो जाता है हार्ट में। मतलब एक टॉपिक फोकाई, एक तो हमारा ऐसे नोड होता है जो इम्पल्सेस जनरेट करता है, यहाँ से सारी की सारी इम्पल्सेस आ रही हैं। जब हम एक टॉपिक फोकाई की बात करते हैं तो हार्ट के किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर से हमारे पास जो है वो इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं ऐसे नोड को छोड़कर। मतलब कि जो हमारे पास कहीं और से इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो ओवरटेक कर लेती हैं ऐसे नोड के फंक्शन पे, जिसे हम कहते हैं एक टॉपिक फोकाई। क्या होता है कि भी रिंग होता है हमारे पास एन्युलस फाइब्रस का, वो हमारे पास जो है वो इंसुलेशन का काम करता है। मतलब कि जो कि एक्टोपिक फोकाई एट्रिया में जनरेट हो गए हैं, उनकी जो इतनी भी इम्पल्सेस जो है वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ आ रही हैं ना, तो एवी के फाइब्रस स्केलेटन या मतलब हम कह लें एन्युलस फाइब्रस जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी मदद से जितनी भी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस या एबनॉर्मल हार्ट बीट जनरेट हो रही हैं, उनका रेशियो है वो हाफ हो जाता है। मतलब अगर जो है वो 80 बीट्स पर मिनट जनरेट हो रही हैं या 260 कह लें, एट्रिया में 260 बीट्स जनरेट हो रही हैं पर मिनट, जब वो हमारे पास वेंट्रिकल में जाएंगे तो वो हमारे पास 150 बीट्स पर मिनट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो इंसुलेशन का काम कर रहे हैं टफ फाइब्रस रिंग्स, ठीक है, जो एवी बंडल को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यूस अगर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन मिल रही हैं तो दैट इज़ अ वरीसम थिंग। अब हमारे पास जो है वो 3 फाइब्रस रिंग्स होते हैं, प्रोवाइड नॉट ओनली सर्कुलर फॉर्म ऑफ फॉर द कनाल्स बट ऑल्सो नेसेसरी रिजिडिटी टू प्रिवेंट द आउटलेट्स फ्रॉम बिकमिंग डायलेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ द ब्लड फ्लोइंग थ्रू दैम। तो ये जो फाइब्रस रिंग है ये हमारे पास सिर्फ सर्कुलर फॉर्म ही नहीं बल्कि हमारे पास जो है इसीलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि जो हमारे पास रिजिडिटी जो हो रही है, नेसेसरी रिजिडिटी, उसको हम प्रिवेंट कर सकें ताकि जो है वो डायलेशन जो है वो ना हो सके। और डायलेशन की वजह से जो फोर्स ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द जो वहाँ से जा रहा है उसको भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो कार्डियक एरिथमियाज में अकर व्हेन द एन्युलस फाइब्रस इज डैमेज्ड है। हमारे पास दिस अकर्स थ्रू द एस्केप ऑफ वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल टू द एट्रिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है वो एट्रिया में चला जाता है, स्केप कर जाता है, और जो पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम एट्रिया है वो वेंट्रिकुलर में जो है वो आ रहा होता है, बट सम अदर वे बाय मीन्स ऑफ अदर देन एवी नोड और बंडल ऑफ हिस। मतलब एवी नोड और बंडल ऑफ हिस से कोई भी चीज़ आ नहीं रही है, कहीं और से जो है वो इम्पल्सेस जनरेट होकर ट्रांसफ़र हो रही है वेंट्रिकल के अंदर फ्रॉम एट्रिया। हमने बात कर ली है कुछ क्रॉस स्ट्रक्चर की, ना हम जो है वो चैम्बर्स की बात करते हैं हार्ट के। हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रिया होता है सबसे पहले तो राइट एट्रिया यूजुअली फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड पजेसेस अ थिन मस्क्यूलर वॉल। राइट साइड ऑफ द हार्ट पर हमारे पास राइट बॉर्डर फॉर्म कर रहा होता है राइट एट्रिया, और उसकी थिन मस्क्यूलर वॉल्स होती हैं। अब राइट एट्रिया रिसीव कर रहा होता है वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड थोरेसिक कैविटी। हमारे पास जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से जो है वो हमारे पास कहाँ आ रहा होता है, राइट एट्रिया में, वाया सुपीरियर वेना केवा। राइट एट्रिया में जो है वो ब्लड आ रहा होता है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से हमारे पास ब्लड आ रहा होता है हेड, नेक, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और थोरेसिक कैविटी से। अब इन्फीरियर वेना केवा की बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़, एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रिया में जा रहा होता है। फाइनली द राइट एट्रिया जो रिसीव कर रहा था ब्लड फ्रॉम मायोकार्डियम वाया कोरोनरी साइनस which empties into the right atria just above the tricuspid valve। अब हमारे पास जो मायोकार्डियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है into the right atria just above the tricuspid valve। tricuspid valve के थोड़ा सा अबव जो है वो कोरोनरी साइनस से ब्लड हमारे पास हार्ट के अंदर जाता है वाया कोरोनरी साइनस। और हमारे पास जो है
The inner surface of the posterior and medial wall of the right atrium are smooth. पोस्टीरियर और मीडियल वॉल जो होती है वो राइट एट्रिया की स्मूथ होती हैं, जबकि एंटीरियर और लेटरल वॉल्स जो हैं वो कंपोज होती हैं पैरेलल मसल बंडल, जिनको हम पेक्टिनेट मसल्स कहते हैं। अब बात कर लें नॉर्मल फिलिंग की, तो नॉर्मल फिलिंग प्रेशर फ्रॉम राइट एट्रिया रेंजेस फ्रॉम 0 to 8 mmHg। मतलब जितने प्रेशर से नॉर्मल फिलिंग होती है राइट एट्रिया की वो 0 to 8 mmHg होता है, और इसको हम जो है वो सेंट्रल वेनस प्रेशर से रेफर कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। राइट वेंट्रिकल की बात करें, अब हमारे पास राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल पे आ जाते हैं हम। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर हार्ट चैम्बर जो है वो हम इसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं, रेफर करते हैं, जो कि टच करता है इंटरनल सरफेस ऑफ द रिब केज। इंटरनल सरफेस ऑफ द रिब केज जो कि ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम राइट एट्रिया थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल और रिजेक्ट करता है थ्रू पल्मोनिक वॉल्व टू द पल्मोनरी आर्टरीज वेयर द ब्लड ट्रेवल्स टू द लंग। अब राइट वेंट्रिकल ने सारा ब्लड राइट एट्रिया से रिसीव किया है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और ट्राइकस्पिड वॉल से सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से पल्मोनिक वॉल के थ्रू जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड कैरी करके लंग की तरफ ले जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो है हमारे पास प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड मतलब गैसेस एक्सचेंज हो सके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम वापस हेड की तरफ कैरी करके ला सकें। लेफ्ट एट्रिया, अब लेफ्ट एट्रिया जो है वो फॉर्म मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ द हार्ट और टच करता है वर्टिकली कोर्सिंग ईसोफेगस। लेफ्ट एट्रिया जो है हमारे पास पोस्टीरियर रीजन, क्योंकि हमारे पास जो बेस थी वो पोस्टीरो सुपीरियरली थी, पोस्टीरियरली और सुपीरियरली, सही। तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर रीजन फॉर्म करता है हार्ट का, टचेस द वर्टिकली कोर्सिंग ईसोफेगस। लेफ्ट एट्रिया जो रिसीव कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेनस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है। द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रिया इज स्लाइटली थिकर देन द राइट एट्रिया एन अडेप्शन टू द स्लाइटली हायर प्रेशर इन लेफ्ट एट्रिया। यहाँ पर जो है वो हायर प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द राइट एट्रिया। नॉर्मल फिलिंग प्रेशर जो था वो 4 to 12 mmHg है लेफ्ट एट्रिया का। अब हम बात करें तो दो पल्मोनरी वेन्स जो है वो इंटर करती हैं पोस्टीरो लेटरली ईच साइड एंड ऑल्दो देयर आर नो वॉल्व्स, कोई वॉल्व नहीं है, लेकिन दो जो पल्मोनरी वेन्स है वो पोस्टीरियरली और लेटरली जो है वो एंटर कर रही होती हैं। स्लीव्स ऑफ द एट्रियल मसल एक्सटेंड कर रही होती हैं एट्रियल वॉल अराउंड द पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद हम इसकी मज़ीद क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो सर्टेन कंडीशन जैसे कि मिट्रल वॉल्व इंसफिशेंसी जो कि रिजल्ट हो सकती है इंक्रीज इन रिगर्गिटेशन ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बैक थ्रू द लीकी मिट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट एट्रिया। मिट्रल वॉल्व जो है हमारे पास मिट्रल वॉल्व या हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, तो इसका वॉल्व जो है वो रिगर्गिटेशन जाती है। रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि वॉल्व जो है वो प्रॉपरली क्लोज होने के बजाय स्लाइटली ओपन रह जाते हैं, तो अब ब्लड यहाँ से जो यहाँ जा रहा होता है ना ये बैक फ्लो भी दे रहा होता है, ये वॉल्व प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा तो वो बैक फ्लो देगा। अब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से रिगर्गिटेशन की वजह से लेफ्ट एट्रिया में वापस बैक फ्लो करेगा। दिस कैन क्रिएट क्रोनिकली एलिवेटेड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो कि इरिटेट करता है। अब यहाँ पर इसकी रिगर्गिटेशन की वजह से यहाँ पर जो एलिवेट हो जाता है प्रेशर एट्रिया का, जो कि लेफ्ट एट्रिया की वॉल्स को इरिटेट करता है, ठीक है, एंड सेंडिंग इट इनटू एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसी रिगर्गिटेशन की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो कंडीशन डेवलप होने लगती है। नाउ वी हैव लेफ्ट एट्रिया नाउ querying like a bag of worms. It produces no forward blood flow. Static blood is subject to clot formation and this blood clot invariably forms in the left atrial appendage. अब ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि जब लेफ्ट एट्रिया में रिगर्गिटेशन हो रही है, बैक फ्लो हो रहा है, प्रॉपर जो है वो ब्लड नीचे नहीं जा रहा, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन में चला गया है हार्ट। बैक फ्लो होने की वजह से हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन में चला गया। एट्रियल फिब्रिलेशन में जाने की वजह से हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल बीट्स जनरेट होने लग गई हैं। एग्जांपल ले लें, 360 बीट्स पर मिनट जो है वो जनरेट हो रही हैं, 360 या 400 या 60 बीट, ठीक है, 360 या 460 बीट्स पर मिनट जनरेट हो रही हैं लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब यहाँ पर जनरेट हो रही हैं बीट्स, तो
प्रॉपर जो है वो ब्लड नीचे जा नहीं पा रहा, कंटिन्यूस इम्पल्सेस हैं हमारे पास, कंटिन्यूस इम्पल्सेस हैं। तो ब्लड का प्रेशर होने की वजह से जो हमारे पास एट्रिया है, एट्रिया मतलब बाइकस्पिड वॉल्व है एट्रिया वेंट्रिकल के दरमियान, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर कंटिन्यूस रहता है, नीचे जा नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर फिलिंग हो नहीं रही है। यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाएगी, क्लॉट बनने शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो जो क्लॉट है वो एट्रियल अपेंडेज बना लेगा लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। हम बात करते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल की, जो हमारा एक और चैम्बर है। लेफ़्ट वेंट्रिकल थिक मस्क्यूलर वॉल्व होती है, ओवर ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल। हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट से ज़्यादा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हमने बात की लेफ़्ट वेंट्रिकल की ट्वाइस थिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकुलर वॉल। इट फॉर्म्स द एपिक्स एंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट and its major chamber resting on the diaphragm। अब हमारे पास डायफ्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्टिंग जो चैम्बर है वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जो कि डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है और एपिक्स भी बना रहा है और लेफ़्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट भी बना रहा है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल रिसीव कर रहा होता है ब्लड फ्रॉम लेफ़्ट एट्रिया थ्रू मिटल वॉल। अब राइट एट्रिया जो था वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू भेज रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था, ठीक है। लेकिन लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का क्या है कि हमारे पास जो वॉल्व होते हैं वो हमारे इस तरह के होते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि इसके 3 कस्प होते हैं। अगर हम बात करें बाइकस्पिड वॉल्व की, इसके 2 कस्प होते हैं। अब हम यहाँ से आते हैं मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मिटल वॉल्व में के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होता है, वो सारा का सारा ब्लड इजेक्ट कर देता है एओर्टिक वॉल्व में। वहाँ से सारी की सारी सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू एओर्टा होने लगती है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 90 to 140 mmHg होता है और नॉर्मल एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 4 to 12 mmHg होता है, ठीक है ना। अब हम वॉल्व पर शिफ्ट करते हैं। हमारे पास वॉल्व भी थे, एक बाइकस्पिड वॉल्व था, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हैं कुछ दूसरे वॉल्व भी हैं जिसे हम सेमील्यूनर वॉल्व्स कहते हैं। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को डिटेल में कर लेते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो हमारे पास मिटल वॉल्व होता है, जो कि लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, लाइज बिटवीन द एट्रिया लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, और इसको हम जो है वो 2 कस्प से इम्प्लाई करते हैं, लाइक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की, ठीक है। वो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर होता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एंड इट्स नेम एम्प्लाइज हैज़ 3 लीड्स। अब हम पीछे जो है वो डायग्राम की बात कर लें। ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व था, 1 2 3 कस्प होते हैं, और ये हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व है। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनको हम एवी वॉल्व कहते हैं या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं, वो अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबरस स्ट्रेंथ्स, जिसको हम कॉर्डेट टेंडनाई कहते हैं, ठीक है। अब हम मज़ीद बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स की। हमारे पास 2 तरह की एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, एक स्टेनोसिस और दूसरा रिगार्गिटेशन, ठीक है। तो स्टेनोसिस में वॉल्व जो है वो बिल्कुल नियर हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से नीचे सही से जा नहीं पा रहा होता। लेट मी शो यू, ठीक है। अब ये इस तरह से वॉल्व है और सही से ब्लड जो है वो जा नहीं पा रहा होता, तो ये स्टेनोसिस है, नियर हो जाता है वॉल्व। तो इसमें हम बात करते हैं वॉल्व स्ट्रक्चर जो है ईदर इम्पीड ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल्व स्टेनोसिस, या फिर रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो करेगा बैक थ्रू द वॉल्व। अब रिट्रोग्रेड क्या होगा या रिगर्गिटेशन की अगर हम बात करें, तो वॉल्व जो है ना वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता। अब यहाँ से एक वॉल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ उसका फ्लैप, तो अब ब्लड जो है वो नीचे भी जाएगा, ऊपर भी वापस जाएगा, मतलब बैक फ्लो रिट्रोग्रेड पोजीशन में पीछे की तरफ भी जाएगा, मतलब 2 वे फ्लो हो जाएगा इस तरह से। यहाँ हम ऐसे कह लें 2 वे फ्लो हो जाएगा ब्लड का, रिट्रोग्रेड भी जाएगा और फॉरवर्ड भी जाएगा। Got it? Which can produce limitations in exercise tolerance। अब स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन जो है वो एक्सरसाइज टॉलरेंस में लिमिटेशंस कॉज कर सकता है। ये एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो वैरायटी ऑफ कार्डियक मर्मर्स की तरफ हमें लीड करके लेके जाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं हार्ट के अंदर, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास मज़ीद चैप्टर 10 में दी गई हैं, जो कि बहुत ही फ़िलहाल बेसिक से दूर है, तो हम उसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। द कंडक्शन ऑफ द हार्ट बिगिंस SA node in the SA node, which located in the posterior wall of the right atria near the entrance of superior vena cava, ठीक है। यहाँ पर near the entrance of superior vena cava posterior wall of the right atria, यहाँ पर हमारे पास SA node located है।
यहाँ इस तरफ ऐसे नोड लोकेटेड है, और यहाँ पर जो है हमें यहाँ से कंडक्शन हमारी स्टार्ट होती है। अब यहाँ फिगर पे हमारे पास जो है वो ऐसे नोड है, राइट एट्रिया की पोस्टीरियर वॉल नियर टू द सुपीरियर वेना केवा, ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, और वहाँ जो है हम उसको कार्डियक पेस मेकर, मतलब हमारे जो ऐसे नोड है उसको हम कार्डियक पेस मेकर भी बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ फास्टेस्ट रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन 60 to 100 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। वंस जनरेटेड द इम्पल्स स्प्रेड करती हैं थ्रू बोथ एट्रिया टू द एवी नोड। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो हमारे पास थोड़ा सा स्लाइटली अबव होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से। यहाँ पर जो है एट्रिया में हमारे पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, बोथ एट्रियाज में इम्पल्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो रही होती है, इस तरफ जा रही होती हैं ऐसे करके। तो बोथ एट्रिया में इम्पल्सेस जा रही होती है पेस मेकर से, फिर वो एवी नोड पर आती हैं, फिर एवी नोड से जो है वो हमारे पास बंडल ऑफ हिस में जा रही होती हैं। हम एवी नोड की लोकेशन की बात करें तो फ्लोर ऑफ द राइट एट्रिया होता है नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जहाँ से हमारे पास ब्लड की ऑन सर्कुलेशन जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था हार्ट के अंदर, वहाँ से जो है इसकी नियरली ही राइट एट्रिया के फ्लोर पर हमारे पास एवी नोड लोकेटेड है। अब कार्डियक इम्पल्सेस जो है वो कंटिन्यू करती हैं एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस के अंदर, ठीक है। बंडल ऑफ हिस जो है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये रहे बंडल ऑफ हिस सेप्टा के अंदर, जो कि प्रोसीड करते हैं थ्रू फाइब्रस स्केलेटन और फिर डिवाइड हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। यहाँ से सेप्टा से फिर आगे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए हैं और ट्रैवल करते हैं इंफीरियरली थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये, और इसके बाद फाइनली टर्मिनेट कर जाते हैं पर्किंजी फाइबर्स के नेटवर्क के अंदर, जो कि स्टिमुलेट करते हैं वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शंस को। अब जब हमारे पास एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होती हैं, हमारे पास जो है ईसीजी की स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। जब भी हमारे पास एट्रिया में मसला होगा तब हमारे पास पी वेव, टी वेव या इस तरफ हमारे पास जो है वो हमें प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं इस रीजन में। जब हमारे पास वेंट्रिकल की मसल्स में अंदर या उसकी कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर लोकेट कर सकते हैं, उसकी जो है हमें डेविएशन या हम QRS कॉम्प्लेक्स को ECG पे देख के डायग्नोस करते हैं या डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी एबनॉर्मलिटी कहाँ पर आ रही है। अगर जो QRS कॉम्प्लेक्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स का शेप अल्टर्ड हुए हुए हमें नज़र आएंगे, और जो है इसकी बात करें एट्रिया के मसल्स में या किसी भी तरह की कोई कंडक्शन या प्रॉब्लम है तो हमारे पास पी वेव या टी वेव या एस वेव के अंदर हमें जो है डेविएशंस नज़र आनी होती है। हमारे पास जो है ना वो हार्ट की कंडीशन इस तरह से होती है। जब हमारे पास हार्ट में डीपोलराइजेशन होती है तो एक प्लेटो फेज पास नज़र आ रहा होता है। प्लेटो फेज क्या है, यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूस कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं। क्यों? ताकि जो हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से फिलिंग हो सके वेंट्रिकल के अंदर। हमारे पास जो है हार्ट की रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन इस तरह से नज़र आ रही होती है, उसके अंदर हमें प्लेटो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ECG हमें इस तरह से वेव्स जो है वो फॉर्म होती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें तो नॉर्मल ECG जो है वो सिग्नल रिलाई कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ कंडक्शन सिस्टम। तो एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो कंडक्शन सिस्टम विल प्रेजेंट एज एबनॉर्मलिटीज़ इन ECG। किसी भी तरह की कंडक्शन सिस्टम में जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ हमें नज़र आएंगी वो हमें ECG में नज़र आ जाएंगी, बिकॉज ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में हमें ग्राफ पर नज़र आ रही होती है। Myocardial infarction in these area of interventricular septum can result in blockage of one of the bundle branches known as bundle branch block। ये हमारे पास सेप्टा था, इसके अंदर अगर हमारे पास किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ रही है तो ये हमारे पास किसी भी बंडल ब्रांच को ब्लॉक कर सकती है, जो कि वो जो कह लें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर की कंडक्शन या उसकी कंडक्शन में प्रॉब्लम कॉज करेगी। यहाँ पर आई गेस कि हमारा जो है बेसिक लेक्चर हार्ट की एनाटमी का जो है वो ख़त्म होता है, और इससे ज़्यादा जो है वो मज़ीद हम फर्दर जो है प्रोग्रेस करेंगे, बेसिक्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा कि हाउ वाज माय फर्स्ट वीडियो।